is qualitative analysis of organic compound. So tell me, what is qualitative analysis? What do you mean by qualitative analysis? सर मतलब बिना कुछ कैलकुलेट करे या सिर्फ देख के? ओहो, एक मिनट। मतलब हम्म, कुछ मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, कोई और बोलो। हम्म, क्या प्रेजेंट? हाँ, एटम्स, कितने टाइप के एटम्स प्रेजेंट है ना, एलिमेंट्स कितने टाइप के प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव? number of atom present of that particular kind. नंबर या अमाउंट, है ना, अमाउंट कितना प्रेजेंट है किसी भी, या उसकी परसेंटेज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। अब एलिमेंट कितने हैं, अमाउंट कितना है उनका, दैट इज पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव। सिर्फ ये डिटेक्ट करता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन अ कंपाउंड। जैसे हमें अगर कार्बन और हाइड्रोजन किसी, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली कौन से होते हैं, हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो उनको अगर हमें डिटेक्ट करना है तो वी विल यूज दिस मेथड। इसमें क्या करते हैं हम कि वो कंपाउंड लेते हैं और कंपाउंड में हम क्या डाल देते हैं, ड्राई क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब ड्राई क्यूप्रिक ऑक्साइड डालने से क्या होता है, उसमें जो भी कार्बन होती है वो क्या बना देती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जितना भी होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में हीट करने से क्या होगा, वो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कॉपर तो CuO का कॉपर जो अलग हो जाएगा, तो कॉपर तो वही रहेगा, वो तो मेटल है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैशियस फॉर्म में जो है वो मिल जाएगी हमें। और देखो उसके ऊपर हमने ये एक पाइप लगाई है, देखा है ना, तो वो पाइप से क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस में चली जाएगी, लाइम वाटर में। ये लाइम वाटर है टेस्ट ट्यूब में, और लाइम वाटर को पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर लाइम वाटर में से पास करें तो वो उसको मिल्की बना देती है, मिल्क जैसा हो जाता है ना, वाइट कलर का हो जाता है। तो और हाइड्रोजन जो होती है प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो क्यूप्रिक ऑक्साइड से हीट करने से क्या बना देती है, H2। तो इस तरह से जितना भी कार्बन प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन जितना भी प्रेजेंट होता है वो बन जाता है वाटर। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइम वाटर क्या होता है पहले, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या करते हैं कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिजोल्व कर देते हैं।
अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, पार्शली सॉल्युबल होता है। अब ये पार्शली सॉल्युबल होने से होता क्या है कि एक पार्ट क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। तो फिर उसको फिल्टर कर लेंगे, तो जो फिल्ट्रेट आएगा जिसमें सॉल्युबल पार्ट होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसको बोलते हैं लाइम वाटर। वो क्लियर सोल्यूशन होता है ना। और जो दूसरा है वो उसको, वो जो सस्पेंशन बनेगी उसको बोलेंगे मिल्क ऑफ लाइम, है ना। तो इस तरह से जो है वी विल गेट अ क्लियर सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसको ही बोलते हैं लाइम वाटर। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से पास होती है तो क्या हो जाता है, इसका बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट उसको क्या करता है, वाइट कर देता है पूरे सोल्यूशन को। पहले वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और फिर वाइट कलर का हो जाता है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना, और सोल्यूशन क्या है, मिल्की हो जाता है। उसके बाद ये जो ये बॉल टाइप है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। एक मिनट बेटा, दोबारा चलाना पड़ेगा इसको। पेन नहीं चल रहा है। ओके, तो इस तरह से लाइम वाटर मिल गया। लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास हुई तो ये सोल्यूशन क्या टर्न कर जाएगा, वाइट। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि कार्बन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब हाइड्रोजन के लिए क्या करते हैं, ये जो है ना पार्ट, इसमें हम क्या रख देते हैं, कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अब ये जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है ना, ये भी वाइट होता है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज वाइट इन कलर, बट जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ स्टिक करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, हाइड्रेटेड जो है वो ब्लू हो जाता है। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि ये जो वाइट था वाटर के लगने से ब्लू हो गया। तो इससे पता चल जाएगा कि इसके अंदर हाइड्रोजन भी है। कैसे किया समझाया गया कि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको हमने ड्राई क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट किया, तो उसमें जितना भी कार्बन प्रेजेंट था वो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन जितना भी प्रेजेंट था वो बन गया H2। अब फिर वो जो टेस्ट ट्यूब है उसको हमने क्या किया, कॉक लगाई है और उसके ऊपर एक ट्यूब लगाई है, जिसको हमने, उसका जो आउटलेट है वो किस में है, लाइम वाटर में। तो जब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लाइम वाटर मिल्की होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कार्बन है। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनी है और दूसरा जो हाइड्रोजन है तो वो H2O बनाया होगा, तो कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस रखा होगा यहाँ पर हमने, तो उससे जैसे ही वाटर जो है वो टच में आएगा, वाटर उसके कांटेक्ट में आएगा, वो वाइट से कैसा हो जाएगा, ब्लू। तो दोनों से डिटेक्ट हो जाएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है। गॉट इट। अब डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स।
जैसे नाइट्रोजन है, हेलोजन है, सल्फर है, और इसको क्या बोलते हैं, लेसाइंस मेथड। तो लेसाइंस मेथड में सोडियम और सोडियम के साथ ना हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उसमें जो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, कोवलेंट। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है ना, इट इज नॉट इजी टू ब्रेक, है ना। तो उससे डिटेक्शन इज नॉट इजी, डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले फ्यूजन ट्यूब में सोडियम लेते हैं और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होगा ही, हाइड्रोजन भी होगा, बट उसमें से कार्बन, और अगर उसमें नाइट्रोजन हेट्रो एटम भी है नाइट्रोजन, तो क्या होगा, वो बना देगा सोडियम साइनाइड। तो सोडियम और साइनाइड के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सोडियम तो मेटल है, सोडियम पॉजिटिव और Cn नेगेटिव, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। कार्बन जो और नाइट्रोजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा उनमें कौन से बॉन्ड होंगे, कोवलेंट। तो कोवलेंट कंपाउंड्स को वो आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है लेसाइंस, इसलिए इनके लिए हम लेसाइंस टेस्ट करते हैं। फिर अगर हेलोजन होंगे तो बना देंगे सोडियम हैलाइड। तो आपको तो अगेन सोडियम और हेलोजन के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा। तीसरा, सोडियम और सल्फर, तो ये बना देंगे सोडियम सल्फाइड, ठीक है। तो सोडियम पहला साइनाइड बन गया, फिर सोडियम हैलाइड बन गया, फिर सोडियम सल्फाइड बन गया। अब करते हैं नाइट्रोजन के लिए टेस्ट। अब हमें पता है कि जब हमने ये फ्यूजन ट्यूब ली थी जिसमें हमने क्या लिया था, सोडियम, सोडियम को हम ना रेड हॉट कर देते हैं, पूरा गर्म कर देते हैं, तो सोडियम मेल्ट हो जाता है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम ही होता है। तो सोडियम को मेल्ट करके उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला उसमें ये 3 कंपाउंड बने होंगे, या तो सोडियम साइनाइड, या सोडियम हैलाइड, या सोडियम सल्फाइड। और अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों इकट्ठे प्रेजेंट हो तो सम टाइम वी गेट सोडियम थायोसाइनेट, ये भी कई बार मिल जाता है हमें। अगर दोनों प्रेजेंट हो, सल्फर भी और नाइट्रोजन भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में दोनों ही प्रेजेंट हो, तो वी गेट सोडियम थायोसाइनेट। ओके, अच्छा, तो नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट होता है तो क्या बनता है, अगर सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो क्या बना होगा सॉल्यूशन में, सोडियम, बोलो, NaCN, सोडियम साइनाइड, क्योंकि कार्बन तो होगा ही। तो सोडियम, ये जो फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है जो मैंने बोला आपको, देखो ना, ये जो गर्म करके हमने इसमें बनाया ना, फिर इसको क्या करते हैं हम, ऐसे डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं चाइना डिश में और उसमें एकदम डाल देते हैं, तो ये पूरी टेस्ट ट्यूब, ये जो फ्यूज़न ट्यूब है वो टूट जाती है और सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेते हैं, तो वो बन जाता है हमारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में को हम क्या कर देते हैं, बॉईल करते हैं, किसके साथ, फेरस सल्फेट के साथ, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं और FeCl3 डालते हैं सोल्यूशन में, तो हमें एक पर्शियन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है, जिससे पता चलता है कि जो नाइट्रोजन है वो सोल्यूशन में प्रेजेंट है। कैसे करते हैं, देखो NaCN है, पहले FeSO4 से रिएक्ट कर जाएगा। अब NaCN में आपको पता है Na किस फॉर्म में है, प्लस, और साइनाइड में Cn किस फॉर्म में है, माइनस।
FeSO4 में Fe किस फॉर्म में है 2+ और SO4 2-, तो इसका पॉजिटिव पार्ट इसका नेगेटिव पार्ट क्या बना देगा Na2SO4, क्योंकि ऐसा होगा ना ये 1 और 2 क्रिस क्रॉस, और वैसे ही इसका नेगेटिव पार्ट इसका पॉजिटिव पार्ट ये क्रिस क्रॉस, तो FeCN ट्वाइस। तो ये प्रोडक्ट पहले मिल जाएंगे सबसे पहले, फिर FeCN ट्वाइस फर्दर NaCN तो एक्सेस में प्रेजेंट होगा ना ऑलरेडी, तो वो क्या करता है, इसलिए हम FeSO4 एक्सेस में नहीं डालते, थोड़ा सा FeSO4 डालते हैं और फिर NaCN से फर्दर रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा कॉम्प्लेक्स Na4FeCN6। अब ये जो Na4FeCN6 में क्या है 4Na+ है और FeCN क्या है FeCN6 4-। फिर इसको क्या करते हैं हम FeCl3 फिर आया था पिक्चर में। अब FeCl3 में क्या होगा, देखो ये हो गया था, अब देखो ये बने थे Na4FeCN6 थे, और FeCl3 से क्या बनेगा Fe3+Cl-। अब ये Na+ जो है वो किससे जुड़ जाएगा Cl- से, तो क्या बना देगा NaCl, और Fe3 और ये कैसे जुड़ेंगे ऐसे Fe4 और FeCN6 थ्राइस, तो ये होता है पर्शियन ब्लू कलर, और इसको क्या बोलते हैं फेरोसाइनाइड। ये क्या है सोडियम फेरोसाइनाइड, क्योंकि देखो ये जो FeCN6 है ना उसमें Fe किस फॉर्म में है, व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन, निकालो व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन, अंदर वाले का +3 +2 बेटा, देखो ना ये X, इसको FeCN6 4-, तो जिसको निकालना है उसको X ले लो, Cn का क्या होता है -1, तो X - 6 = -4, दैट इम्प्लाइज X इज +2, -4 + 6 होगा ना, तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है, और बाहर तो +3 है ही, तो इसलिए फेरो बोलते हैं इसको, Fe अंदर वाले को फेरो बोलते हैं, और बाहर वाला जो है 3+ में है तो उसको क्या बोलेंगे फेरी, ठीक है, तो फेरोसाइनाइड इसलिए नाम देते हैं इसको, और इसको क्या बोलेंगे बोलो, इसका नाम क्या होगा, हाँ इसको बोलेंगे सोडियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, कॉमन नेम ही लिख रहा हूँ अभी मैं, अदरवाइज इसको बोलते हैं आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2, पर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में करेंगे। तो इस तरह से यू विल गेट पर्शियन ब्लू कलर, और जैसे ही पर्शियन ब्लू कलर मिलता है दैट इम्प्लाइज कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। तो क्या किया हमने, पहले सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया, अगर उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया है उसमें नाइट्रोजन होगा तो दैट इम्प्लाइज कि वो क्या बना देगा सोडियम साइनाइड होगा उसके अंदर, और सोडियम साइनाइड जो है उसको बॉयल करेंगे FeSO4 से इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो पहले बन जाएगा सोडियम सल्फेट एंड FeCN ट्वाइस, और फिर FeCN ट्वाइस फर्दर NaCN से रिएक्ट करेगा, बना देगा Na4FeCN6, और Na4FeCN6 को फिर किससे रिएक्शन होगा उसका FeCl3 से, एंड वी विल गेट फेरोसाइनाइड, पर्शियन ब्लू कलर
एंड इन दिस वे नाइट्रोजन इज डिटेक्टेड। अगर वही नाइट्रोजन हो बट कंपाउंड हो डाईएजो, एजो मतलब नाइट्रोजन, डाईएजो मतलब ये वाला ग्रुप होगा, और या फिर नाइट्रोजन जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ द रिंग। तो ऐसे केस में जो है वी कैनॉट डिटेक्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अगर या तो डाइजो कंपाउंड में हो या किस में हो, नाइट्रोजन रिंग का कोई पार्ट हो, क्योंकि उनसे क्या होता है नाइट्रोजन गैस ही रिलीज हो जाती है ऑन हीटिंग। तो नाइट्रोजन गैस ही रिलीज हो जाएगी तो नाइट्रोजन तो निकली जाएगी पूरी, तो खत्म हो गया, नाइट्रोजन डिटेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए ऐसे केस में ये टेस्ट नहीं देगा। नाउ टेस्ट फॉर सल्फर। तो अगर सल्फर प्रेजेंट होता है तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में क्या बना होगा? सर Na2S। Na2S, क्योंकि सोडियम के साथ सल्फर सोडियम साइनाइड बना देगा। और उसमें हम क्या करेंगे, अगर एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट डाल देते हैं तो वी विल गेट ब्लैक पीपीटी। तो अगर हमें ब्लैक पीपीटी मिलते हैं जो कि पीबीएस के होते हैं तो क्लियर हो जाता है कि सल्फर इज प्रेजेंट। तो रिएक्शन कैसे होता है, ये सोडियम सल्फाइड है, सिंगल एलिमेंट हो तो उसको आइड लिखते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड। तो सोडियम सल्फाइड को लेड एसीटेट से कर रहे हैं, तो सोडियम सल्फाइड में क्या है Na+ और S2 नेगेटिव, और लेड एसीटेट में क्या है Pb2+ और CH3COO नेगेटिव। तो ये जो Na+ है वो किससे जुड़ेगा, CH3CO नेगेटिव से, CH3CO Na बन जाएगा, और Pb2+ S2 नेगेटिव से वो बना देगा PbS। तो PbS के इनसॉल्युबल पीपीटी बनते हैं ऐसे, और वो किस कलर के होते हैं, ब्लैक। तो अगर ब्लैक कलर के पीपीटी आएंगे अगर एसिटिक एसिड और लेड एसिड डालने से, तो इसका मतलब ये है कि सल्फर इज प्रेजेंट। ठीक है, और दूसरा टेस्ट है कि हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाल दें सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में, तो पर्पल कलर आता है। तो इसमें देखो ये है Na2S और साथ में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2 FeCN5 और NO। तो इसमें सल्फर आने से ये बन जाता है Na4 FeCN5NOS। तो अगर पर्पल कलर का सोल्यूशन बने तो इसका मतलब सल्फर इज प्रेजेंट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन? Na2 FeCN5 सर +4 बच्चा, आपको मुझे ना आते नहीं है ये। इट शुड बी +2, क्योंकि जब आयरन के साथ प्रेजेंट होता है ना तो NO पे +1 चार्ज होता है। तो +1x -1 और +1, ठीक है, हाँ ठीक है, +1 +1। तो इस तरह से क्या आ गया, 2 + x -5
प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 सॉरी x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज प्लस 2, तो इसमें प्लस 2 चार्ज होता है, ठीक है। ब्राउन रिंग में क्या होती है ऑक्सीजन स्टेट आयरन की, बता सकते हो? आयरन के साथ जब भी NO होगा ना, तो उसका ऑक्सीजन स्टेट +1 होगा, याद रखना। तो व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन इन FeH2O 5NoSO4? H2O पे क्या चार्ज होता है? सर H2O का 0 रहता है। हाँ, तो बोलो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन कितनी होगी इसमें? तो देखो, ये x, ये 0, ये +1 -2, तो x +1 -2 इक्वल टू 0, मतलब x -1 इक्वल टू 0, तो x इज एक्चुअली +1। तो याद रखना कि ब्राउन रिंग जो बनता है ना नाइट्रेट के, होता है ना ये नाइट्रेट के लिए, तो ब्राउन रिंग टेस्ट में ब्राउन रिंग जो होता है उसमें ऑक्सीजन स्टेट आयरन की होती है +1, ठीक है। नो, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने अभी बताया था, अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही प्रेजेंट हो तो क्या होता है, ये बन जाता है NaSCN, सोडियम थायोसाइनेट। अब NaSCN में अगर हम FeCl3 डालते हैं तो ब्लड रेड कलर आता है, किसकी वजह से? द फॉर्मेशन ऑफ FeSCN थ्राइस, क्योंकि जो NaSCN है उसके साथ FeCl3 इस तरह से रिएक्शन करता है। ये जब पिक्चर वगैरह में देखा होगा आपने, ब्लड निकलता है तो क्या करते हैं, उसको सबसे पहले जो सोडियम थायोसाइनेट है उसके स्किन पे लगा देते हैं, और फिर FeCl3 से डिप करके जो भी नाइफ होता है या कुछ भी, उसको जैसे ही टच करते हैं, जब दोनों सोल्यूशन टच करेंगे तो ब्लड रेड कलर आ जाएगा, तो लगता है कि ब्लड निकल रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये इस तरह से ब्लड रेड कलर वी विल गेट। तो देखो इसमें क्या बनेगा, Na+ और SCN नेगेटिव, इधर Fe3+ Cl-, तो Na+ और Cl- NaCl बना देंगे, और Fe3+ और SCN मिलके FeSCN थ्राइस बना देंगे। Now test for halogen. अगेन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, अगर उसके अंदर हैलोजन होगा तो क्या बन गया होगा? अगर हैलोजन होगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी? सोडियम हैलाइड, या तो क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड होगा, आयोडाइड होगा। अब उसको क्या करेंगे, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से बॉईल करेंगे पहले, ठीक है। फिर वो क्या करेगा,
वो सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड बना देगा अलग अलग, उनको मतलब डिकम्पोज कर देगा, उनको हटा देगा वहाँ से, क्योंकि जो सोडियम साइनाइड है वो HNO3 से बॉयल करके HCN बना देगा और वो उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। वैसे ही Na2S जो है वो भी HNO3 से रिएक्ट करके क्या बना देगा, H2S, ताकि ये टेस्ट में इंटरफेयर ना करें। नाइट्रोजन और सल्फर की डिटेक्शन तो पहले कर चुके थे हम, तो वो तो चाहिए नहीं हमें, तो हम साइनाइड और अगर सल्फाइड इफ प्रेजेंट, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि हेलोजन भी हो, नाइट्रोजन भी हो, सल्फर भी हो, तो ये सब बने होंगे, तो सेफ साइड खेलते हैं हम और उसमें पहले हम उसको बॉयल कर देते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो इससे ये सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं। अब हम उसमें AgNO3 डालते हैं। तो AgNO3 डालने से अगर वाइड PPT बने, जो कि किसके बनते हैं, AgCl के, और वो होते हैं सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें पता चल जाता है कि क्लोरीन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है, अगर क्लोराइड होगा तो ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, तो AgNO3 से रिएक्ट करके क्या होगा, ये Na+ है, Cl-, ये Ag+, ये NO3-, तो Na+ और NO3 नेगेटिव क्या बना देंगे, NO3, और Ag+ और AgCl, तो ये वाइट PPT हमें मिल जाएंगे। और इन्हीं वाइट PPT में अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं तो क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, AgNH3 twice Cl along with H2O। ठीक है, तो ये जो है ये समझा जाता है कि अगर वाइट PPT बने हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वो डिसॉल्व हो गए ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्लोरीन इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद अगर पेल येलो PPT आते हैं तो इसका मतलब, और वो जो पेल येलो PPT हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में स्पेरिंगली सॉल्युबल हो, बिल्कुल पार्शली, स्पेरिंगली का मतलब होता है पार्शली, डिसॉल्व ना हो प्रॉपरली, तो इसका मतलब ब्रोमीन इज प्रेजेंट। और वो पेल येलो PPT किसके होते हैं, AgBr के। तीसरा, अगर येलो PPT बने, पेल येलो जो PPT होते हैं ना वो जस्ट लाइक ऐसे थोड़ा सा वाइट में ऐसे टिंज, येलो का टिंज थोड़ा सा ऐसा वाइट ही लगते हैं वो भी, बट फेड वाइट। ये अगर बिल्कुल ब्राइट येलो PPT बने और वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो, इनसॉल्युबल, तो इसका मतलब ये है कि आयोडीन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो आयोडीन प्रेजेंट होगा, और ये जो ब्राइट येलो PPT होंगे दैट इज ऑफ AgI। ठीक है, तो इस तरह से हमने हेलोजेंस के टेस्ट भी कर लिए। अब टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के लिए क्या करते हैं, जो भी कंपाउंड है जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है वो लेते हैं, उसको सबसे पहले सोडियम परऑक्साइड से रिएक्ट कर देते हैं। व्हाट इज परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2O2। तो H2O2 का मतलब है O2 क्या होगा, 2 नेगेटिव, तो O2 2 नेगेटिव को बोलते हैं परऑक्साइड। अगर एक नेगेटिव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, O2 1 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, सर सुपर ऑक्साइड।
यस, दैट इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। और सिंपली O पे 2 नेगेटिव हो तो दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड। तो ये तीनों याद रखने हैं कि ऑक्सीजन कैन फॉर्म परऑक्साइड, कैन फॉर्म सुपर ऑक्साइड, है ना, और मतलब O2 पे 2 नेगेटिव, राइट। और अगर एक ही O पे नेगेटिव हो तो इसका मतलब सोडियम परऑक्साइड क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम परऑक्साइड? परऑक्साइड है O2 2 नेगेटिव और सोडियम क्या है 1+। तो कितने, ये 1 और ये 2, Na2O2 हो जाएगा, है ना। तो सोडियम परऑक्साइड जो है उससे इसको हीट करते हैं। तो सर अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो क्या बोलते हैं? O2+1 को बच्चा वैसे तो नाम उसका कुछ देते नहीं हम, O2 1+ तो बनता है, पर उसका नाम मैंने कभी सोचा नहीं। आपने बड़ा अच्छे तरीके से पूछ लिया, बट मतलब मैंने भी कभी नाम उसका कहीं पढ़ा नहीं, और उसको क्या बोलते होंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, है ना। नाम उसका तो एक्चुअली नेगेटिव आयंस के नाम तो हैं, है ना, पर O2 1 पॉजिटिव का नाम मैंने सुना ही नहीं आज तक। अगर पता चलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है उसको हमने सोडियम परऑक्साइड से किया। अब सोडियम परऑक्साइड क्या करता है, उसमें जो फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब वी विल गेट सोडियम फॉस्फेट। क्या बना देंगे, सोडियम फॉस्फेट। अब ये जो सोडियम फॉस्फेट है उसको फिर हम नाइट्रिक एसिड और अमोनियम मॉलिब्डेट से हीट करते हैं तो वी विल गेट येलो कलरेशन। अगर येलो कलरेशन आती है या पीपीटी आते हैं तो इसका मतलब फॉस्फोरस उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो पहले सोडियम फॉस्फेट बना था, उसको नाइट्रिक एसिड से किया हमने, तो आपको पता है सोडियम फॉस्फेट में क्या होगा, Na+ PO4 3- और नाइट्रिक एसिड H+ और NO3 नेगेटिव। तो Na+ और NO3 नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, NaNO3, और H+ और ये क्या बना देंगे, H3PO4। H3PO4 को क्या बोलते हैं, एट होता है ना, अगर H+ लग जाए तो क्या बोलते हैं, जैसे ये सोडियम सल्फेट है ना, तो अगर H+ लगा दें इसमें तो क्या बोलेंगे इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। 8 हो तो इक बनता है, तो अगर हमारे पास सोडियम फॉस्फेट है तो ये क्या बनेगा, वो सल्फ्यूरिक था तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगी, जैसे उसको सल्फ्यूरिक बोला। सल्फेट हो तो सल्फ्यूरिक, फॉस्फेट हो तो फॉस्फोरिक, सल्फाइट हो तो सल्फ्यूरस, है ना, फॉस्फाइट हो तो फॉस्फोरस एसिड। तो H3PO4 है, देखो H2SO4 है, अगर उसमें से ऑक्सीजन निकाल दें तो क्या बनता है, इक से अस बन जाता है, ये इक होता है, ये अस हो जाता है।
मतलब सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस। वैसे इस फॉस्फोरिक से ऑक्सीजन निकाल दें, फॉस्फोरिक से बन जाता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड बन गया आपके पास नाइट्रिक एसिड से बॉईल करने से। और फिर अमोनियम मॉलिब्डेट जो है, देख लो फॉर्मूला अमोनियम मॉलिब्डेट का, NH4 ट्वाइस MoO3, 12 मॉलिक्यूल्स उसके और 21 मॉलिक्यूल्स नाइट्रिक एसिड के मिलके ये फॉस्फो अमोनियम मॉलिब्डेट बनाते हैं। ये अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट, देखो NH4 थ्राइस PO4 डॉट 12 MoO3। तो इसको, ये एक्चुअली येलो कलर के होते हैं PPT, साथ में अमोनियम नाइट्रेट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, और इसको, इस PPT को येलो PPT जो है अमोनियम फॉस्फेट डॉट 12 MoO3, ठीक है, ये येलो कलर के होते हैं PPTs। सॉरी, डन। ये सारे टेस्ट समझ गए आप लोग? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेटल हो तो हम हीट करते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट बर्न कर जाता है और रेजिड्यू जो आता है वो यूजली क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड। और वो ऑक्सीजन जो है दैट इज डिटेक्टेड फ्रॉम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। तो बताओ, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर आर डिटेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय कौन से टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन। लेसाइंस मेथड, क्योंकि बाकी तो करे नहीं अभी हमने, कैरियस, ड्यूमास और कैल्डाल मेथड तो अभी बाकी हैं। तो आंसर हो जाएगा 1। क्या करते हैं लेसाइंस मेथड में हम? सर पहले सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। आप पहले फ्यूजन ट्यूब लेते हैं, उसमें सोडियम का एक छोटा सा पीस, क्योंकि सोडियम जो ना नाइफ से कट हो जाता है, सॉफ्ट मेटल होती है, तो वी कैन कट इट विद नाइफ। और सोडियम का एक छोटा सा पीस लेके उसमें डाल देते हैं, उसको हीट करते हैं, फ्यूजन ट्यूब को रेड हॉट कर देते हैं, सोडियम मेल्ट हो जाता है और फिर उसमें डाल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको रेड हॉट जो है डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं कूल, उसमें प्लंज कर देते हैं ऐसे, जैसे डालेंगे हीट, कूल, ब्रेक, ग्लास ब्रेक हो जाएगा और पूरा सोल्यूशन उसमें मिक्स कर देंगे। नहीं ब्रेक होगा तो खुद ब्रेक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, टाइम लग जाता है वहाँ से इधर से इधर आने में, कई बच्चे थोड़े ढीले होते हैं ना, तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो पहले ही ठंडा हो जाता है, टूटता ही नहीं है। अगर आप एकदम लेके आओगे ना तो एकदम टूट जाएगा जल्दी, बट कई बार नहीं टूटता है तो खुद तोड़ देते हैं। वो सोल्यूशन को फिर फिल्टर कर लेते हैं, क्योंकि उसमें तो कांच के पीसेस भी होंगे ना उनको हटाने के लिए, और वो हम एक बना देते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, SC लिखते हैं। अगर सिर्फ वाटर का एक्सट्रैक्ट हो तो उसको WE लिखते हैं, कि पानी में डिजोल्व कर दिया कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली वाटर एक्सट्रैक्ट ही बनाते हैं, ऑर्गेनिक में जनरली क्या बनाते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। अब ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्यों बनाया हमने? क्यों बनाया बताओ? हाँ, अब तो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, बिना लेसाइंस एक्सट्रैक्ट बनाए नहीं हो सकती थी, सोडियम एक्सट्रैक्ट नहीं बनाते तो नहीं हो सकती थी। We wanted it to be ionic.
हाँ, ये मेन चीज़ है, क्योंकि अगर जो एलिमेंट और कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं वो वाटर में तो सोल्यूशन बनाएंगे नहीं, मतलब अलग अलग होंगे ही नहीं, तो वो तो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे हम वाटर एक्सट्रैक्ट में, पानी में। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कोवलेंटली बॉन्डेड हैं, कोवलेंट बॉन्ड है, उसको आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए ये मेथड है। और आयनिक कंपाउंड जो हैं वो फास्ट होते हैं, फास्ट रिएक्शन देते हैं। आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट, तो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर स्लो, तो टाइम डिटेक्ट करने में टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट भी करना पड़ेगा, और हो सकता है डिटेक्शन हो भी ना हो, रिएक्शन स्लो होगा। बट आयनिक रिएक्शंस फास्ट होते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, तो जैसे ही डालोगे रिजल्ट मिलेगा। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इट इज यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ, क्यों, क्या होता है उसमें? CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास होकर कार्बोनेट हाँ, पहले कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को किससे हीट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए किससे हीट करते हैं? सर क्यूप्रिक ऑक्साइड ड्राई क्यूप्रिक ऑक्साइड, डाई CuO, तो उससे कार्बन बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करते हैं। व्हाट इज लाइम वाटर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट अ लाइम वाटर, उसका एक्वा सोल्यूशन, उसका क्लियर सोल्यूशन, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पार्शियली सॉल्युबल होता है वाटर में, तो उसके दो सोल्यूशन बनते हैं, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबल पार्ट होता है, एक इनसॉल्युबल पार्ट होता है। तो फिल्टर करते हैं तो फिल्ट्रेट में जो आता है वो सॉल्युबल पार्ट आ जाता है, और इनसॉल्युबल पार्ट जो है उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। और जो सॉल्युबल पार्ट होता है क्योंकि वो सस्पेंशन बनाता है, और जो क्लियर सोल्यूशन बनता है एक्वा सोल्यूशन, बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट, दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर। इसलिए तो जब लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे वो मिल्की हो जाएगा। क्यों मिल्की हो जाएगा? because of deposition of calcium carbonate. वेरी गुड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, तो मिल्की कलर आएगा, वाइट कलर आएगा। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इज यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। In Lessing's extract test, treatment of sodium fusion extract with acetic acid and lead acetate, that is done to detect सल्फर, क्योंकि क्या होता है उसमें, क्या बनता है? सर PBS बनता है पीबीएस बनता है। किस कलर का होता है पीबीएस? ब्लैक। क्योंकि क्या था कि जब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में सल्फर प्रेजेंट होता है तो सोडियम सल्फाइड बनता है, सोडियम सल्फाइड में लेड एसीटेट और एसिटिक एसिड पास करते हैं तो वी विल गेट पीबीएस, ब्लैक पीपीटी। और साथ में सोडियम एसीटेट, और इस तरह से जो है सल्फर जो है दैट इज डिटेक्टेड। तो इस तरह से सल्फर डिटेक्ट होता है। नाउ क्वांटिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस मतलब कि अब हम जितने भी एलिमेंट डिटेक्ट किए क्वालिटेटिवली वो किस परसेंटेज में प्रेजेंट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो डिटेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस। तो पहले बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ
कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इस तरह से अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है, लेट अस से कि X कार्बन है और Y हाइड्रोजन, उसको ऑक्सीजन से करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में H2O। तो X CO2 मिलेंगे और Y/2 H2O। तो देखो ये रिएक्शन सबसे पहले जो है हमने क्या किया है, ये पूरा अपरेटस है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले प्योर ड्राई ऑक्सीजन जो है उसमें से पास किया कंबस्शन ट्यूब में से। ये पूरा प्लेटिनम का ये बोट है, उसमें सैंपल है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑक्सीजन एक्सेस में डाली है और उससे क्या बनेगा, जितना भी कार्बन है वो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये क्यूप्रिक ऑक्साइड पैलेट से ये जो फर्नेस है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ इसमें जाएगा तो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकलेगा बाहर फर्नेस से, और जो हाइड्रोजन है वो वाटर बन के निकलेगा। अब ये दो हमने देखो, एक यू ट्यूब है, इस यू ट्यूब में क्या किया है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया है। अब ये जो एनहाइड्रस यू ट्यूब लेंगे और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल के उसका वेट कर लेंगे, जो भी उसका वेट होगा इनिशियली। और साथ में दूसरा हमने ये पोटैश बल्ब रखा है, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसमें। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम है, इट इज़ अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर कोई बोले कि व्हाट इज द विच वन इज द एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, गुड एब्जॉर्बर, तो आप बोलोगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये एनहाइड्रस है। तो एनहाइड्रस का मतलब है उसमें वाटर मिसिंग है, वाटर है ही नहीं बिल्कुल। तो वाटर जैसे जाएगा वो हाइड्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमने इसको सैंपल को हीट करना शुरू किया इन द एक्सेस ऑफ प्योर ड्राई ऑक्सीजन, और फिर वो जो सैंपल है वेपर स्टेट में आएगा, और ऑक्सीजन के साथ वो जब इस फर्नेस में से पास होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड पैलेट्स की, तो वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में से डायरेक्टली पास हो जाएगा, बिकॉज इट विल नॉट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में चला जाएगा, इस पोटैश बल्ब में। और ये बल्ब का वेट भी हमने कर लिया है विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और फिर जो हाइड्रोजन है वो H2O बना दिए होंगे, वो सारा कहाँ चला जाएगा, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसमें से वो हम हटाएंगे, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो हाइड्रेटेड हो गया है उसका वेट लेंगे। तो जो डिफरेंस आएगा वो किसका होगा, वेट। इनिशियली जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का वेट था ट्यूब के साथ, और फिर वो वाटर उसमें एब्जॉर्ब होने के बाद वेट आया, तो जो डिफरेंस का वेट आया वो किसका होगा, वेट वाटर का वेट आ जाएगा। और उधर ही पोटैश बल्ब जो है उसका पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ वेट लिया, फिर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करने के बाद वेट लिया, वो कार्बन डाइऑक्साइड का वेट दे देगा। तो इस तरह से दोनों वेट मिल जाएंगे हमें, और जो एक्सेस में ऑक्सीजन होगी वो निकल जाएगी बाहर, वो ना तो पोटैश में डिजॉल्व होगी और ना ही कैल्शियम क्लोराइड में, ठीक है। और जो कॉपर बनेगा वो फर्नेस में रह जाएगा, वो तो आगे आएगा नहीं। इस तरह से वी विल गेट वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखो, लेट अस से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है m ग्राम, वाटर का मास है m1 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास है m2 ग्राम। तो 18 ग्राम जो वाटर है उसमें 2 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन।
m1 ग्राम अगर वाटर मिलता है हमें, तो इसमें कितना वाटर प्रेजेंट होगा? 18 ग्राम में 2 ग्राम था, तो m1 ग्राम में कितना होगा? 2/18 इंटू m1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो इसका मतलब कि m1 ग्राम जो है, m ग्राम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें इतना हुआ ना, 2 इंटू m1/18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज निकालनी हो तो क्या करते हैं, 100 ग्राम में कितना? तो 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड विल कंटेन 2 इंटू m1 इंटू 100 डिवाइड बाई 18 इंटू m परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली अब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो, ये कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालो। वाटर में हाइड्रोजन का निकाला आपने, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का फाइंड आउट करके दिखाओ। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन था, तो अगर m2 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें कार्बन कितना हो जाएगा? 12/44 इंटू m2 ग्राम। तो इसका मतलब m ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 12/44 इंटू m2 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड विल कंटेन 12/44 इंटू m2 इंटू 100 डिवाइड बाई इतना परसेंट हो जाएगा कार्बन का। चलो ये रिएक्शन ये दिया है कंपाउंड आपको, निकालो परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, करो। से लिखो। What is percentage of carbon and hydrogen? Sir, hydrogen 6.25%. हाइड्रोजन 6.25%. अच्छा, और कार्बन तो देखो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालनी है तो क्या होगी, 2/18 इंटू मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ये फॉर्मूला होगा ना। और परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100।
ठीक है। हाँ सर। तो ये हो जाएगा 2/18, मास ऑफ वाटर है 0.126 डिवाइडेड बाई 0.224 इंटू 100, ठीक है। और ये जो है 44 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है 0.280 डिवाइडेड बाई 0.224 इंटू 100, दैट्स इट। तो ये फॉर्मूला याद रखना आप, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए ये, परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए ये, तो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। Sir, why are we dividing the mass of organic compound? क्योंकि बेटा परसेंटेज निकालनी है तो क्या होता है, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो मास ऑफ कार्बन क्या है, ये वाला, दिस इज मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो ये वाला, दिस इज मास ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए परसेंटेज किसी की भी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, उसका मास डिवाइड बाई टोटल मास इंटू 100। तो यहाँ टोटल एलिमेंट का मास क्या है, मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। ओके। ओके, गर्म करने के, तो इस तरह से ये पूरा इसने दिया है, बट हमें ऐसा नहीं करना है, सिंपल भी कर सकते हैं। तो 34.10%, आप इतने बोले थे, हाँ 6.25, और ठीक। नाउ सेकेंड पार्ट, ये दो मेथड ना, ड्यूमास मेथड और कैल्डाल मेथड, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा, इसको मैं स्किप करता हूँ अभी के लिए, बाकी कर लेते हैं। ये दोनों मैं अच्छे से आपको करवाऊंगा अलग से नेक्स्ट क्लास में, पहले यही लेंगे। ओके, हैलोजेंस। नाइट्रोजन का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको बिल्कुल डिटेल में करना पड़ेगा हमें। अब हैलोजेंस के लिए यूज़ करते हैं हम केरियस मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसमें वही नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं, अभी किए थे हमने, फर्नेस को फिर हीट करते हैं और इसको केरियस ट्यूब बोलते हैं। तो आपको पता है कि या तो AgCl बनेगा या AgBr बनेगा या AgI, उनका वेट ले लेंगे। तो बताओ, अब क्लोरीन का परसेंटेज निकालो AgCl में, ब्रोमीन का परसेंटेज इन AgBr, और आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ AgI। जैसे कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकाला था ना, हाइड्रोजन का वाटर की फॉर्म में, वैसे ही क्लोरीन का AgCl की फॉर्म में होता है। Ag का वेट कितना होता है, देखो क्लोरीन का 35.5, इसका 80, इसका 127, और सिल्वर का अकेले का होता है 108।
बोलो, फॉर्मूले बोलो तीनों के। सर क्लोरीन के लिए 35.5 into HCl का मास अपॉन 143.5 और फिर into 100%। ओके, तो देखो क्लोरीन में ये हो जाएगा 143.5, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 35.5 डिवाइडेड बाई 143.5 इंटू मास ऑफ AgCl डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। वैसे ही ब्रोमीन का निकालो, Sir, 80 into mass of AgBr upon 188 into mass of the organic compound into 100. Very good. It is 80 by 188 into mass of AgBr divided by mass of organic compound into 100। आयोडीन के लिए क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये हो जाएगा 127 बाई 235 डिवाइड बाई मास ऑफ इंटू मास ऑफ AgI, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो सिंपल है, जैसे कार्बन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कार्बन और हाइड्रोजन का फाइंड आउट किया। ये क्या था 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये 2/18 मास ऑफ H2O बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ओके, तो देखो ये मास ऑफ कंपाउंड टेकन m ग्राम, हेलोजन क्लोरीन है तो AgCl होगा का मॉलिक्यूलर वेट। तो इस तरह से 35.5 इंटू m1/143.5 और कैलकुलेशन में आएगा तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज। वैसे ही तो कोई भी आपको परसेंटेज निकालनी है हेलोजन की, तो हेलोजन का एटॉमिक वेट लिखना है इंटू वेट ऑफ सिल्वर हैलाइड इंटू 100 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर हैलाइड इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से ये फॉर्मूले आ जाएंगे। चलो ये करो, जरा ये क्वेश्चन करो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। सर 18.5%। 18.5%। तो तो 18.56%
आ जाएगा आपका आंसर। वैसे ही अगर आपको एलिमेंटल एनालिसिस करनी है ऑफ सल्फर, तो सल्फर में क्या होता है, अब सल्फर को डिटेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेरियम सल्फेट। तो सल्फर का तो एटॉमिक वेट पता ही आपको, बेरियम का 137 होता है, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन 4 है तो 64। कितना हो गया बोलो, व्हाट इज द परसेंटेज? 33। 233। तो क्या आएगी परसेंटेज ऑफ सल्फर? 32/233 इंटू मास ऑफ बेरियम सल्फेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। बिल्कुल आसान है। देखो, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन m ग्राम, मास ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म्ड m1 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट 233, तो 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट जो है 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर के बराबर होगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आ जाए। ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाना है आपको, ये वाला 32 इंटू m1 इंटू 100 डिवाइड बाई 233 इंटू m। ये इस तरह से परसेंटेज ऑफ सल्फर आ जाएंगे। चलो बोलो, ये क्वेश्चन है आपके लिए, डू इट फास्ट। सल्फर की परसेंटेज, यस ओके। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर आ जाएगा आपका 32/233। 19.6%। ओके गुड, 0.668 बाई 0.468 इंटू 100। तो जो भी आता है परसेंटेज यू विल गेट 19.6% आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट करने का जरूरत नहीं है ऐसा सब करने की, सीधा लिख देने का, वी नो दैट परसेंटेज ऑफ सल्फर इज दिस वन। चलो, तो ये फॉस्फोरस वाला और नाइट्रोजन वाला ये दोनों हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके सर। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। कोई भी डाउट हो तो यू विल सेंड। चलिए पापा मेरा हो